हाँ, समा टीवी ने पिछले जब से ये फ्लड्स वाली सिचुएशन शुरू हुई है तो बहुत एक्सटेंसिव कवरेज की है। 24 घंटे किसी ने ब्रेक नहीं की। कुछ लोगों ने उसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया, कुछ ने न्यूज़ रूम के अंदर, कुछ ने फील्ड्स के अंदर। लेकिन समा में 4 लड़कियों का मैं नाम लूँगा जिन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ हद तक अच्छी कमिटमेंट भी दिखाई और करेज भी दिखाई। और रात एक में 12-12:30 बजे एक से मिला, वो वापस आ रही थी। कहाँ से वापस आ रही थी? वो गंडा सिंहपुरा अंदर कश्तियों में जाके कवरेज करके वापस आ रही थी। एक सुबह को 2:30-3 बजे वापस आई है, करतारपुर साइड जो पूरी डूब गई हुई थी उस साइड से वापस आ रही थी। तो इसमें एक हमारे साथी है फलक चौहान, दूसरी है मुकद्दस, तीसरी है समिया और एक लड़की हमारे साथ है वेल्डिंग। तो इन सब को मेरी तरफ से शाबाश है, वेरी वेल डन। ये करेज और यही कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट जो इन्होंने दिखाई है एज ए जर्नलिस्ट, ये हुकूमत के लोग भी दिखाएं तो पूरे पाकिस्तान के हर एक शख्स को बचाया जा सकता है। इनमें से इस वक्त एक फलक मेरे साथ है। फलक, बहुत शुक्रिया। कल आप कहाँ लफ्ज़ों में ही बताएं और क्या सूरत हाल थी? मैं दरियाए सतलुज गई थी, कसूर वाली साइड थी और वहाँ पे हमने तलवार चेक पोस्ट को कवर किया था। 2-3 और गांव थे जिसमें फिकी पिंड है, लंजर गांव है। और जब हम वहाँ पे कश्तियों के सहारे पहुँचे थे, तकरीबन हमें 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा था और कश्तियाँ भी इस तरह से जा रही थी क्योंकि नीचे सारा खेत था, मुंजी की फसल थी जिसमें बार बार कश्ती हमारी फंस रही थी। बांस का कुछ वहाँ पे खेत भी थे, वो भी सारे डूबे हुए थे। वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था कि हमारी कश्ती बार बार वहाँ पे रुक रही थी। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे एक बेड़ा है जो कि 150 से 200 जानवरों का फंसा हुआ है इसी गांव में। हमने रेस्क्यू 11-12 के साथ उन जानवरों के बेड़े को भी रेस्क्यू किया वहाँ से और हम भी उस गांव के लोगों से मिलने के लिए पहुँच गए थे। जब गांव के लोगों से मिलने पहुँचे, वहाँ पे एक औरत से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैंने तो बहुत साल एक मेहनत की है और फिर मैंने पैसे जमा किए हैं, जानवर कुछ बेचे हैं, मैं घर बनाने के काबिल हुई थी। अभी मेरा घर बना है और अब मुझे अपना घर नज़र नहीं आ रहा, उसकी सिर्फ छत है, मैं क्या करूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोगों का जो गुजर बसर है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों पे होता है, लेकिन अब जानवरों के खाने के लिए भी वहाँ पर कुछ नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं कि जो भारतीय अभी जारहियत वहाँ पर चल रही है, जो पानी के रेले वहाँ पर जा रहे हैं, उसमें सांप और बिच्छू भी हैं। आज कहाँ गई थी आपने? आज मैं दरियाए रावी गई थी और दरियाए रावी में जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि 2 लाख क्यूसेक का रेला भारत की जानिब से छोड़ दिया गया है और हम कश्ती में ही थे तो हमें पता चला कि हमारी कश्ती के पास एक सांप भी आया वहाँ से। तो रेस्क्यू वालों ने एक सांप को पकड़ा और फिर हम थोड़ा सा आगे गए और हमने उस सांप को फिर वहाँ पर छोड़ा और वहाँ पर सांप को देख के फिर फलक डरी कि सांप डरा? सांप डरा था। सांप डरा था, फलक नहीं डरी थी। वेरी गुड, शाबाश। तो ये सूरत हाल थी और शादरा के मुलिका इलाकों में भी हम वहाँ पर होकर आए हैं और उनके कंधों तक पानी है। वहाँ पे घरों में पानी एंटर हो चुका है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बिजली वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें, कुछ औरतों को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, वो वहाँ कोई पहुँचा रहा है या नहीं? वहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा क्योंकि सुबह से जो सैलाबी रेले आ रहे हैं वो सिर्फ पानी बढ़ रहा है, लोगों के घरों में दाखिल हो गए, लोगों को तो वहाँ से निकाल लिया गया है, लेकिन अब लोग भी रो रहे हैं कि हमारी कीमती अशिया वहाँ पर हैं, हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, मेरी तरफ से आपको भी और वो बाकी लड़कियां समा की टीम ने जिन्होंने दिन रात काम किया है, शाबाश, वेरी वेल डन एंड कीप इट अप। मैं अपने मेहमानों की तरफ हूँ। नदीम अफजल चंद साहब, ये तो वो बच्चियाँ थी जो पिछले कई रोज़ से दिन रात काम कर रही हैं और बहुत कमिटमेंट से ये रात 12:30 बजे वापस आई है, कवरेज से मुझे मिली है। दूसरी सुबह 2:30 बजे वापस आई है। हमें पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी कुछ ऐसी कमिटमेंट चाहिए, तस्वीरें खिंचवाने के अलावा भी कुछ चाहिए, फिर शायद बहुत से लोगों को बचा सकते थे हम। देखिए जी, हम इन बच्चियों को और इन बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं जो इतनी मुश्किल हालात में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि अब 70-80 साल से पाकिस्तान में सैलाब इससे पहले भी बड़ी दफ़ा आए। हमने इदारे कौन कौन से बनाए हैं, हमने इन क्राइसिस से सीखा क्या है? नदीम मलिक साहब, कभी APS का वाक़या होता है तो हम नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं, फिर हम 1-2 साल बाद भूल जाते हैं। कभी कोई और वाक़या होता है तो हम एक और प्लान बनाते हैं, फिर 92 का सैलाब आया तो इदारे बनाए गए, फिर भूल गए, फिर ज़लज़ला आया, NDMA बना, PDMA बना, फिर उसके बाद फिर भूल गए। तो फिर कोरोना आया, फिर इदारे बनाए गए, फिर इदारे भी ख़त्म हो गए, फिर हम भूल गए। तो मेरे ख्याल में कौमों के अंदर हमारा शायद हाफ़ज़ा कमज़ोर है, या हम नाअहल हैं, या पता नहीं क्या चक्कर है। मेरे ख्याल में अपने ज़ाती कारोबार में तो हम कोई भी नाअहल नहीं है, हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। बेहिस हो गए, सरकार का कारोबार आता है, बेहिस हो गए सर हम।
800 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, लेकिन अभी हम कहते हैं सैलाबों से मरे नहीं हैं, लोग बच गए हैं। 800 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, सैलाबों से तबाही नहीं हुई, बच गए हम। 805 बंदों की आज मैं पढ़ रहा था बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ कि इन बारिशों में और सैलाबों में सारे मुल्क में लोग मरे हैं, और लाखों लोग हिजरत की है इन्होंने, और लाखों जानवर हमारे हिजरत करने पे अब जानवरों के साथ मजबूर है, और मरे भी जानवर बहुत ज़्यादा है। अभी आप बकरियां, भेड़ें, क्योंकि इस सैलाब के बाद अब उन इलाकों में तो वो जानवर वापस जा भी नहीं सकते, और बीमारियां जो फूटेंगी, जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमें सारी कौम को इसके ऊपर हेल्प भी करनी चाहिए और इन क्राइसिस से निपटने के लिए, लेकिन हुकूमतों की और रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अब सब एक किसी और तरफ से ध्यान हटाएं। एक जो है ना, एक नेशनल लेवल पे मीटिंग होनी चाहिए जिसमें चंद साहब की भी जमात हो, आप भी हो, पीटीआई वाले भी साथ बैठे हो। अपनी लड़ाइयाँ बाद में लड़ लीजिएगा कि इमरान को जेल में रखना है या बाहर निकालना है, लेकिन इस वक्त तो 25 करोड़ लोगों की बात है ना, तो बैठ के एक रोड मैप तय कर लें कि अगले 10 साल हमें क्या करना है। नेक्स्ट ईयर का जो मानसून वेदर है वो इससे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली फोरकास्ट है अभी से, क्योंकि ये जो टेम्परेचर राइज करने से वो ग्लेशियर बर्स्ट कर रहे हैं, वो बहुत तबाही फेर रहे हैं, और अगले साल इसके ज़्यादा खतरा है। तो हमें आज प्लान करेंगे तो शायद ज़्यादा लोगों को बचा लें, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। आबिद शेर जी। बिल्कुल मलिक साहब, आपने सही निशानदेही की है और इसमें कोई दो राह नहीं है। क्लाइमेट चेंज के साथ जो ग्लेशियर्स हैं उसमें बड़ी तेज़ी से वो आपके सामने उधर से फिर एक रेले आ रहे हैं, पहले केपी में आया, फिर इस पर देखें बदकिस्मती से कई दहाइयों से हमने लाइनिंग नहीं की हुई, दरियाओं की बिखरे हुए हैं। पानी ज़ाहिर है एक फ़्लो पानी का पीछे से जब आएगा मलिक साहब, उसने कहीं ना कहीं तो डिस्पोज ऑफ होना है। जब आपने अपना काम अपने एंड पे नहीं किया, आप रावी चले जाए, कोई भी दरिया लेने, किसी को आपने उस पर काम नहीं किया। इसी ज़माने में हम देख के होते थे बल सफाई होती थी, इसमें दरियाओं को, नहरों को आप उसके अंदर पे आपको पता है सफाई से स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, चीज़ों को बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। यूरोप जाते हैं आप, कोई दरिया बिफरे देखें कभी आपने? टेम्स रिवर देख लें आप, रिवर थेम्स देख लें यूके का, अमेरिका में देख लें, एक सम्मत की तरफ दरियाओं का रुख है। ये नहीं है कि बिफरे हुए हैं, आप हाउसिंग सोसाइटी बना लें दरियाओं के किनारों पे, तो जाहिर है फिर तबाही होंगी इन चीज़ों पर जब आप फोकस नहीं है इन चीज़ों पर। नंबर एक। नंबर दो, बिल्कुल मैं पहले आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और भी जो हमारे पीडीएमए के लोग हैं, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, फ़ौज है, पुलिस है, वो अपनी कैपेसिटी में अपना दिन रात एक किए हुए। गवर्नमेंट भी अपना, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि जानी माली नुकसान हो और हम तमाशाई बन के देखते रहें। हमें एक कंप्रीहेंसिव मलिक साहब इस पर पॉलिसी बनानी होगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने तासुब से निकलकर कौमी सोच के साथ, जब तक मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कौमी सोच के साथ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पीछे नहरों का इशू आया, उसके अंदर फिर बड़ी लड़ाई हुई, बड़ी आपने धमकियाँ दी कि मुल्क टूट जाएगा। जब मुल्क डूब जाता है तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अपने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं। फिर हम अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए गरीबों की तरफ पानी धकेल देते हैं, हमायूं साहब देते हैं। हमायूं साहब को भी दोबारा शामिल कर लें। ये बड़ी सीरियस चीज़ है मलिक साहब। हमायूं साहब, पानी को मैनेज करने के लिए आपको चैनलाइज करना पड़ता है, उसको रास्ता देना पड़ता है। आप कुदरती सेंचुरीज ओल्ड उनकी जो गुजरगाहें हैं उनको बंद करेंगे तो वो तबाही फेरेगा, वो तबाही फेरता है। अब जो तबाहियाँ आधी हुई हैं ना, आधी से ज़्यादा वो हैं जहाँ हमने वाटर फ्लोज रोके हैं। हिल टॉरेंट्स भी आते हैं तो उनका भी रास्ता हमने रोका हुआ है, उसने भी तबाही की है। जो समंदर के रास्ते समा में रोका था उसने भी तबाही की है। जहाँ जहाँ ये करेंगे वो तबाही करेगा। हमें चैनलाइज करना पड़ेगा, नहरों को रास्ते देने पड़ेंगे, स्टोरेजेस डेवलप करनी पड़ेंगी। एक नेशनल प्लान होगा इंटीग्रेटेड, जहाँ चारों सूबे कवर होंगे। ये पानी, इसकी जो तबाही है वो कुछ 25% रह जाएगी। अनयूजुअल ये जो वेदर पैटर्न है, 75% हम बचा पाएंगे। अभी हम 100% तबाही पे और पानी भी ज़ाया कर देते हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे। जो वाटर मैनेजमेंट है ना, वो उसको आपको दो हिस्सों में आपने उसको मैनेज करना है। एक अबव द सरफेस, एक बिलो द सरफेस। हमारा जो बिलो द सरफेस है वो पास जगहों पे हजार फुट नीचे चला गया है।
उसकी वजूहात भी अपनी जगह पर है, अनचेक्ड जो पंप्स वगैरह वो हैं, लेकिन उसके लिए रिचार्ज के लिए हम लोगों ने कोई सिस्टम नहीं बनाया कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके ज़मीन को रिचार्ज कैसे करें। जब आप इस ज़मीन को रिचार्ज करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो आपका ये जो सरफेस वाटर कम हो जाता है, वो बहना कम हो जाता है, वो रिचार्ज करता है। दरियाओं में आपने बिल्कुल सही कहा है कि दरियाओं में आप करते हैं, आप ज़रूर करें, आपने टूरिज्म के लिए आपने जगह बनानी है, ज़रूर करें, लेकिन दरिया का रास्ता जो मिनिमम रास्ता चाहिए होता है उसको उसके लिहाज से करें। लेकिन देखिए एक बात याद रखें, लेट्स नॉट बी अनफेयर विद दैट। ये जो बारिशें हो रही हैं या ये जो सिस्टम हो रहा है, ये सारा का सारा जो है ना, ये आ रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान ऐसा सच कुछ कर नहीं सकता। हमारा एक काम हम कर सकते हैं कि हम लोग रिफॉरेस्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइव करें। क्या रिफॉरेस्टेशन हमारे क्लाइमेट चेंज को रोक लेगी? पाकिस्तान का पूरा जो सिस्टम है वो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। हमारे नेबर में चाइना है, चाइना के पास जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 14% है। So that means they are really doing a lot of problem towards all these things they are contributing, and so is so many other countries जिन लोगों ने क्लाइमेट चेंज के लिहाज से किया। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको मिसाल दे देता हूं, 4 जुलाई 2025 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुआ है। 2 PhD स्कॉलर्स है, उन्होंने लिखा हुआ है, और उन्होंने किसके ऊपर किया? उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर किया, और उन्होंने उसके मैप्स लेके उसको इवैल्यूएट करके क्या किया? नंबर 1, वहां का जो लोकल टेम्परेचर है, जिस जगह पे ये 300 स्क्वायर माइल के अंदर जो ये लगाए गए थे, वहां पे नंबर 1 ग्रीन, तकरीबन 5 मिलियन ग्रीन जॉब्स हुई थी। वहां पे लोकल टेम्परेचर 0.5 डिग्री कम हुआ है, ज्यादा नहीं बढ़ा, कम हुआ है। बाकी जगहों में बढ़ रहा है लेकिन वहां पे कम हुआ है। अच्छा, ओवरऑल रिफॉरेस्टेशन 6% बढ़ गई। हम लोगों ने रिसेंटली एक स्टडी देखी थी और अभी रिसेंटली आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो टिम्बर माफिया है ये काट रहा है दरख्त। इसमें कोई शक नहीं कि केपी में एक बहुत बड़ा तकरीबन 4 हेक्टर के लिहाज से वहां पे काटा गया, और पंजाब में तकरीबन 450, उससे बहुत कम था लेकिन काटा गया। लेकिन जब हम परसेंटेज देखते हैं, केपी में 0.85% ऑफ द टिम्बर, जीबी में और केपी में जितनी लकड़ी चोरी हुई है, डॉक्टर साहब आप ना ही पूछे, सुन ले ना ही पूछे, ट्रकों के ट्रक लकड़ी चोरी हुई है। मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, दोबारा किसी दिन इस पे न लगे। लेकिन मैं आपका मशकूर हूँ, आबिद शेर अली साहब, नदीम अफजल चंद साहब और हुमायूं महमद साहब, आप सबका मशकूर हूँ। पाकिस्तान को बचाने के लिए सारे सर जोड़ के बैठिए और एक 10 साल, 15 साल, 20 साल का मंसूबा बनाइए इस क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए। हम बचा लेंगे सारा कुछ। ये जो 800 बंदा मर गया है, कई लाख बेघर हो गया, बचाने के लिए आपको एक तरीकाकार के ऊपर, एक प्लान के ऊपर आज एग्री करना पड़ेगा। वो अगले 10 से 20 साल में अमल पैरा आप होंगे तो पाकिस्तान दोबारा महफूज हो जाएगा। अगर सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे, बातें करेंगे, बहुत अफसोस हुआ है, तस्वीरें खिंचवाएंगे, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।